एजुकेशन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि वैदिक एजुकेशन का मीनिंग क्या है, वैदिक एजुकेशन, या फिर हमने पढ़ा था कि वैदिक किस टर्म से निकल करके आया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम एम्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। सो वैदिक पीरियड में या फिर वैदिक एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था। So, the education during the Vedic period aimed at the attainment of higher ideals and values in life. So, the main aim क्या था? Main aim था कि किस तरह से लाइफ में हायर आइडल्स, एक स्टूडेंट के लाइफ में हायर आइडल्स और वैल्यूज को इनपुट करना है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन वॉज द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। इसके अलावा जो मेन एम था वो ये था, सैल्वेशन, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, यानी कि हम जिसे हिंदी में कहते हैं मुक्ति, मुक्ति या निर्वाण। ये टर्म हमें याद रखना है। मुक्ति और निर्वाण ये एक बहुत ही जरूरी टर्म है। मुक्ति और निर्वाण, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। जब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की तो हमें ये बात अपने दिमाग में डालनी है कि जो मेन एम था वो क्या था, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। नाउ द एम्स ऑफ एजुकेशन वर मेनली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के प्रिंसिपल में हमारा एम ऑफ वैदिक एजुकेशन जो है वो फुली बेस्ड था। इसके अलावा एजुकेशन जो उस टाइम में दी जाती थी बच्चों को, मेन एम एक और एम था, और वो ये था कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि पूरी तरह से बच्चों का डेवलपमेंट हो। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया, किस तरह से बच्चे जो हैं अपने कल्चर को जाने, साथ ही साथ अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें। इन सारी चीजों की नॉलेज दी जाती थी वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेस वॉज लेड अपॉन दी ऑल राउंड डेवलपमेंट। स्ट्रेस जो है वो किस पर डाला गया, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट पर डाला गया, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने चीजें बताई, क्या क्या मेन एम थे एजुकेशन के। पहला एम था अटेनमेंट ऑफ हायर आइडियल्स एंड वैल्यूज इन लाइफ। सेकेंड एम क्या था, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति, निर्वाण और सेल्फ रियलाइजेशन। Then overall development, spiritual, religious, social, mental, physical development of a child. Character development as well as personality development. So these were the major aims of education that was imparted during the Vedic period. Now aims के बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की। किस टाइप के मेथड था टीचिंग का, क्या मेथड था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, हम उसके बारे में बात करते हैं। So in the Vedic period, the method of teaching were mainly oral. Methods of teaching क्या थे, oral थे। सारी चीजें orally जो है वो transmit की जाती थी। There was no provision for imparting education through written text or books. ऐसा कोई भी provision नहीं था कि बच्चों को books या text के जरिए knowledge जो है वो impart करी जाएगी। Knowledge was imparted through रिसाइटेशन ऑफ वैदिक हिम्स। जो टीचर्स हुआ करते थे, यानी कि जो गुरु हुआ करते थे, वो वैदिक हिम्स को रिसाइट करते थे, बोलते थे, और बच्चों को सुनकर उन्हें याद रखना होता था। Now the special importance was given on understanding the meaning of Vedic hymns as well as proper pronunciation and accurate memorization of the hymns. ज्यादा importance किस चीज पर डाला गया कि बच्चे जो हैं उन वैदिक हिम्स को समझे, समझने के साथ साथ उन्हें सही प्रोनाउंशिएट करे, सही उच्चारण करे, उन्हें याद करे, उन हिम्स को करेक्टली वो याद करे, एक्यूरेट मेमोराइजेशन। तो तीन चीजों पर फोकस किया गया, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वैदिक हिम्स, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज एक्यूरेट मेमोराइजेशन। इन तीन चीजों पर फोकस किया गया। Now, apart from oral method, importance was also led on thinking and reflection. Thinking जिसे हम चिंतन कहते हैं, और reflection जिसे कि हम मनन कहते हैं। तो इन चीजों पर, इन दोनों चीजों पर, thinking and reflection पर काफी ज्यादा importance डाला गया। The teacher recited the
हिम्स, टीचर का काम क्या होता था, गुरु का काम क्या होता था कि वो हिम्स को रिसाइट करेंगे, हिम को बोलेंगे, कोई भी हिम है, कोई भी मंत्र है तो उसका उच्चारण करेंगे करेक्टली, कोई भी श्लोक है तो उसका भी उच्चारण करेंगे करेक्टली, और बच्चे जो हैं वो उनके पीछे पीछे रिपीट करेंगे। नाउ प्रॉपर हियरिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर हियरिंग मतलब ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था, एज वेदास आर कॉल्ड एज श्रुतिज। यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है और वो ये है कि वेदों को श्रुतिज भी कहा जाता है। श्रुतिज मीन्स विच कैन बी हर्ड। तो जितनी अच्छी तरीके से जो बच्चे इन वेदों को, इन मंत्रों को, इन श्लोकों को सुनते थे, उतना अच्छा वो इन पर चिंतन तथा मनन कर पाते थे। तो ये था मेथड ऑफ टीचिंग। इसके अलावा 3 और चीजें हैं जो हमें समझनी है, करिकुलम, डिसिप्लिन एंड रोल ऑफ द टीचर। तो करिकुलम क्या था, किन चीजों पर बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, किन चीजों पर बच्चों को नॉलेज दी जाती थी, हमें ये जानना है। तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि वैदिक पीरियड का जो करिकुलम था, that was mainly based on theoretical and practical principles of Vedas. Okay, the studies of Vedas were compulsory studies. वेदों की पढ़ाई जो थी वो compulsory थी, but the knowledge on various art and crafts were also important. ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेद की ही नॉलेज दी जाती थी, अपार्ट फ्रॉम वेदास आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सारी चीजों की नॉलेज जो थी वो भी बच्चों को दी जाती थी। सारी की सारी जो नॉलेज थी वो वेदों के अंदर जो है लिमिटेड थी, वेदों के अंदर सीमित थी, हम कह सकते हैं। अब इन वेदों में क्या क्या नॉलेज था जो बच्चों को दिया जाता था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस उन्हें सिखाए जाते थे, कल्चर एंड ट्रेडिशंस की नॉलेज दी जाती थी, साइंस में आते थे तंत्र, यंत्र, मैजिको रिलीजियस राइट्स, इन सारी चीजों की नॉलेज जो है वो बच्चों को दी जाती थी। इसके अलावा मेडिसिन, एग्रीकल्चर, social practices, astrology, philosophy, art, sculpture, animal rearing practices were imparted for helping the students lead a happy and fruitful life. ठीक है, इन सारी चीजों की नॉलेज जो है वो बच्चों को दी जाती थी। नाउ फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अगर बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट करना होता था, मेंटल डेवलपमेंट करना होता था या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना होता था, योगा और मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करवाए जाते थे। इसके अलावा बच्चों में अगर रीजनिंग डेवलप करना होता था, लॉजिक और फिलॉसफी की नॉलेज दी जाती थी। फिर कुछ बेसिक टेक्निक्स और टीचिंग्स वॉर से रिलेटेड दिए जाते थे ताकि बच्चे जो हैं आगे जा करके जब जरूरत पड़े तो अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट भी कर पाए। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉलेज, मेडिसिन, सर्जरी से रिलेटेड नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें जो थी वो करिकुलम में इंक्लूड होती थी। बिसाइड्स थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ रिलीजन, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ रिलीजन भी जो था वो भी बच्चों को दिया जाता था। Now, next we have discipline. So, in the Vedic system of education, much importance was given on discipline for the attainment of knowledge. Discipline पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। Students जो थे वो, it doesn't matter whether the students were rich and poor, they had to live in the guru's home. अब बच्चे गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जनरली अपने टीचर्स के साथ रहते थे, टीचर्स के घर पर रहते थे, which was known as गुरुकुल। और गुरुकुल में रह करके वो नॉलेज, एजुकेशन जो है वो गेन करते थे। इन द गुरुकुल्स डिसिप्लिन वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। डिसिप्लिन में रहना काफी जरूरी था। द स्टूडेंट्स हैड टू स्ट्रिक्टली ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज लेट डाउन इन द गुरुकुल्स। गुरुकुल्स में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको मानना बच्चों का सबसे पहला काम होता था। There was no scope of challenging the rules. कोई उन rules and regulations को challenge नहीं कर सकता था जो गुरु ने लिख दिए थे। Now, यहाँ पर गुरुकुल में रहते हुए बच्चों को सिखाया जाता था कि उन्हें दिन में 3 बार प्रेयर करना है। They were directed to offer prayers thrice daily, early morning, noon and evening. सुबह सुबह, दोपहर में और इवनिंग यानी कि शाम में। So, क्यों उन्हें ये कहा जाता था कि वो प्रेयर करें? तो गुरुओं का मानना था कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए
प्रेयर्स का करना या फिर प्रेयर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Importance was also laid upon self-discipline through self-control and observation of the rules of ब्रह्मचार्य आश्रम। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, सेल्फ कंट्रोल पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। नाउ इस टाइम फिलोसफी क्या थी, व्हाट वाज द फिलोसफी? सो फिलोसफी वैदिक पीरियड या फिर वैदिक एजुकेशन की फिलोसफी की हम जब बात करते हैं तो हमें एक ही लाइन याद करना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसी एक पर्टिकुलर फिलोसफी पर आपकी पूरी की पूरी वैदिक एजुकेशन जो है वो टिकी हुई है। अब आते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट, दैट इज रोल ऑफ द टीचर। टीचर का क्या रोल होता था? So in the Vedic period, the student-teacher relationship was very intimate. Now student-teacher relationship, guru shishya parampara, बहुत ज्यादा intimate था। Students had to live in the gurukuls. वो अब गुरुकुल में रहते थे। कितने सालों के लिए रहते थे? 12 सालों के लिए रहते थे, under the guidance and care of the gurus. Now the guru took care for all-round development of the personality of the student. एक बच्चे के all-round development की जिम्मेदारी जो थी वो गुरु की होती थी। गुरु अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह कंसिडर करते थे, और जो स्टूडेंट्स होते थे इवन दे कंसिडर्ड देयर गुरु एज देयर फादर। नाउ स्टूडेंट्स हैड टू असिस्ट द गुरु इन एवरी हाउसहोल्ड चोर्स। हाउसहोल्ड घरेलू जितने भी काम होते थे उनमें गुरु की सहायता करना शिष्यों का प्रथम अधिकार होता था, प्रथम फर्स्ट आप कह सकते हो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता था। ठीक है, चाहे वो फायर कलेक्ट करना हो, टेंडरिंग एनिमल्स टेंडरिंग हो, क्लीनिंग द कोर्टयार्ड, फीडिंग एंड मिल्किंग द काउस, जो भी ड्यूटीज हैं गुरु के साथ साथ उनके स्टूडेंट्स को करना जरूरी था। नाउ द ड्यूटीज ऑफ द टीचर वर टू इम्पार्ट नॉलेज। टीचर्स की ड्यूटी क्या थी कि वो बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, एज वेल एज फूड प्रोवाइड करेंगे, और रहने की जगह लॉजिंग जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। Now, in the Vedic period of education, Guru was considered the way through which an individual could attain salvation. Ancient period में ये मानना था कि गुरु ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन salvation को attain कर सकता है। As such, he was rightly considered the ultimate embodiment of the Almighty. Now there is a very famous Sanskrit shloka which expresses the divinity of the Guru. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. This is a very beautiful Sanskrit shloka which expresses the divinity of the Guru. Now that is all we need to look or we need to understand in the Vedic period or the Vedic education system. In the next class, I will be talking about the education during post-Vedic period. Till then, if you have understood or if you have liked the video, then do subscribe my channel, do like and comment. Thank you.